लाइसोसोम आज का जो टॉपिक है हमारा है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनल है। जैसे हमारा बॉडी ऑर्गन से बना हुआ है उसी तरीके से एक सेल जो है ऑर्गेनल से बना हुआ है। बहुत सारे ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी में से एक लाइसोसोम भी है। तो लाइसोसोम को बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे एटम बम हो गया, फिर सुसाइडल बैग हो गया, ये सब। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है कि क्या होता है उन सेल का जो हमारे बॉडी में जैसे मर जाती हैं, या फिर जब क्या होता है माइक्रोब्स का जब वो हमारे बॉडी में इंटर करते हैं। तो लेट्स बिगिन। आंसर तो हम लोग आगे जाके देख लेंगे। तो डिस्कवरी जो है आपका किसने की थी, इसकी जो डिस्कवरी है क्रिस्टियन डी डेव ने की थी। एक बायोकेमिस्ट है और इन्होंने जो लाइसोसोम को किस में देखा था, लीवर सेल में देखा था। जो लीवर का सेल होता है उसमें इन्होंने सबसे पहले देखा था। अब डिफाइन करते हैं कि लाइसोसोम क्या है। तो लाइसोसोम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और इन्वॉल्व होता है किसमें, इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटी में। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एक किसका कैरेक्टर होगा, क्यों हुआ, क्योंकि ये लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देखा जा सकता है, बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है, साफ साफ शुद्ध, मतलब पूरा अच्छी तरीके से अगर देखना चाहें तो इसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इसका कैरेक्टर हो गया। वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है और किस में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। इंट्रासेलुलर का मतलब कि इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। तो अगर इंटर रहता तो बिटवीन टू सेल की बात करता, लेकिन ये इंट्रा लिखा है, इसका मतलब कि एक ही सेल की बात कर रहा है और वो उसके अंदर की बात कर रहा है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन एक्टिविटी जो होती है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी जो होती है, जैसे जैसे हमारे स्टमक में डाइजेशन होता है उसी प्रकार से सेल के अंदर भी डाइजेशन होगा। तो उसमें जो डाइजेशन एक्टिविटी होती है तो उसमें ये इन्वॉल्व होता है कौन, लाइसोसोम। तो ऑकरेंस से पहले हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए बाकी ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर भी अलग अलग था, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का तो बहुत सारे स्ट्रक्चर थे, उसी तरीके से राइबोसोम का कुछ स्ट्रक्चर था, वो भी दानेदार था, थोड़ा अलग था। लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर है एक स्पेरिकल बॉल के जैसा होता है, अंदर से हॉलो होता है, हॉलो में उसमें भी कुछ भी फिलअप रहता है, भरा रहता है। और बाहर से जो कवरिंग होती है, तो ये जो बाहर की कवरिंग है मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन की जो अंदर जैसे ये है ट्रांसपेरेंट प्रोटीन है भरा हुआ नहीं, जैसे कि उसमें धंसा हुआ कह सकते हैं। जैसे मेम्ब्रेन हो गया, ये मेम्ब्रेन यहाँ से यहाँ तक, उसी में ये ट्रांसपेरेंट जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ये भरा हुआ है, धंसा हुआ है, जो सिग्नल को रिसीव करता है और उसके बाद से इसको कहता है कि तुम अपना काम करो। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गया, मेम्ब्रेन है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और ये मेम्ब्रेन। अंदर जो ये दिख रहा है दानेदार जैसा, कुछ पिंक का जैसा, छोटे छोटे दाने, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर टाइप का हो गया। और क्या है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। तो एंजाइम है तो कुछ पीएच होना चाहिए, मतलब कि एसिडिक होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, या बेसिक हो, चाहे कुछ भी हो। तो एसिडिक होता है ये वाला। तो एसिडिक में कितना एसिडिक है, तो इसका जो एसिडिटी है वो पीएच 5 पे, मतलब जो स्केल है आपका पीएच स्केल है 14 तक जो होता है, उसमें से ये 5वें पे है, तो मतलब कि इसकी एसिडिटी थोड़ी ज़्यादा है। अब देखते हैं डायमीटर क्या है, मतलब कि इसकी साइज़ कितनी हो सकती है। तो ये इसकी जो साइज़ है 0.2 माइक्रोमीटर से 0.8 माइक्रोमीटर के बीच की इसकी साइज होती है। मतलब कि इसके अंदर आ सकते हैं, चाहे 0.4 हो, 0.7 हो माइक्रोमीटर में हो, तो इसकी साइज हो जाएगी। अब ऑकरेंस ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, किसके किसके में। तो ऑकरेंस की बात करें तो एब्सेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोट में। तो जैसे प्रोकैरियोट में देखा जाता है कि जो जिसके न्यूक्लियर प्रॉपरली कवर नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, वो प्रोकैरियोट हो जाते हैं। वही जो प्रेजेंट होता है किसमें, यूकैरियोटिक में। यूकैरियोट में हम लोग के जो न्यूक्लियस हैं वो बाउंडेड होते हैं मेम्ब्रेन से, तो उस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होंगे यूकैरियोटिक कहलाते हैं। तो हम लोग में जो है, हम लोग इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये पाया जाता है लाइसोसोम हम लोग के सेल्स में पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन इस बात का एक हो जाता है कि ये मेमेलियन की जो आरबीसी है उसमें नहीं पाया जाता है। अब ये देखते हैं कि ये किस बात पर डिपेंडेंट है कि किस टाइप के सेल में ज़्यादा पाया जाएगा। तो ज़्यादा करे इस पर निर्भर करता है कि सेल
किस काम में इन्वॉल्व है। जैसे उन सेल में ज़्यादा पाया जाएगा जो इसका इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपका क्या WBC हो गया, आपका फाइगोसाइटिक सेल हो गए, वो सब, तो इन सब में ये ज़्यादा पाया जाएगा। मोर इन दो सेल विच आर इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटी। ये अब इसका जो केमिकल कंपोजिशन था, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, तो उसका केमिकल कंपोजिशन कुछ 6 कैटेगरी के एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। वैसे तो एंजाइम बहुत सारे हैं, लेकिन लो लेवल में इसमें सिर्फ 6 कैटेगरी दी है। तो देख लेते हैं क्या है। तो आपका प्रोटीएज, न्यूक्लियस, ग्लाइकोसाइडेज, फॉस्फेटेज, एस्टरेज, सल्फेटेज, एज लगा दिया, एंजाइम हो गया। और ये जो एंजाइम्स हैं, तो जैसे सेल में प्रोटीन, DNA, RNA सब चीज़ें हैं, तो उन सबको डाइजेस्ट करने के लिए ये सब एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक, तो ये तो केमिकल कंपोजिशन हो गया इसका। अब फंक्शन देख लेते हैं शॉर्ट में। तो ये फंक्शन में क्या है कि ये हेट्रोफैगी है। हेट्रोफैगी मतलब क्या? हेट्रो मतलब दूसरे को, फैगस मतलब खाने वाला, तो हेट्रोफैगी दूसरे को खाने वाला। तो यहाँ पे जैसे माइक्रोब्स हमारे जब बॉडी में इंटर करती है, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हुए उन माइक्रोब्स को अपने अंदर लेता है, खाता है, डाइजेस्ट करता है, फिर उसके बाद से इसको बाहर निकाल देता है। तो एक डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है और हेट्रोफैगस नेचर शो करता है। हो गया, तो ये हेट्रोफैगिस हो गया। और इसी तरीके से जैसे बाकी सब ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे अमीबा होता है, तो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट के बाहर के जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो खाते हैं चीज़ें, उसको फिर खाता है, डाइजेस्ट करता है अंदर, तो उसमें भी एंजाइम पाई जाती है, तो उसको डाइजेस्ट करेगा, फिर उसके बाद उसको बाहर निकालेगा। सेम तो भी हो गया एग्जांपल हेट्रोफैगस का। अभी देखिए एक और है कि फिजियोलॉजिकल रिजुवेनेशन, मतलब कि ये ना सेल को फिर से यंग बनाने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। रिजुवेनेशन मतलब कि दोबारा से यंग बना देना। ठीक, ये हो गया। ऑटोफैगी मतलब कि ड्यूरिंग स्टारवेशन, ऑटो मतलब खुद को, फैग मतलब खाओ, खुद को खाओ। अब सेल के अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इन सब चीज़ों को जैसे स्टारवेशन, जब भूख लगी रहती है, जिससे डिफिशियंसी ऑफ फूड हो जाती है, तो उस समय जो लाइसोसोम है, तो अपने ही जो स्ट्रक्चर है उसके, सेल के जो स्ट्रक्चर, उसको डाइजेस्ट करने लगता है, उसको खाने लगता है, ताकि हमारे जो कमी है, हमारे अंदर जो कमी हो रही है, उसको फुलफ़िल कर सके, स्टारवेशन को फुलफिल, डिफिशियंसी जो फूड की, उसे फुलफ़िल कर सके, हमारे बॉडी को दे सके। ये हो गया ऑटोफैगस का। अब ऑटोलाइसिस में क्या हो गया? सेल्फ डाइजेशन में। अब देखिए ऑटोलाइसिस और ऑटोफैगी दोनों में थोड़ा बहुत मिलते जुलते लगता है, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे सेल जिंदा रहेगी, लेकिन यहाँ पे सेल मर जाएगी। ऑटोलाइसिस में सेल जब मर जाती है, तो लाइसोसोम को सिग्नल मिल जाता है कि अरे भाई सेल मर गया है, तो उसकी जो डिग्रेडेड मटेरियल है, जो डेड बॉडी है, उसको ख़त्म करो, उसको डाइजेस्ट करो, उसको बाहर निकालो। तो ये जैसे अपने एंजाइम को जैसे इसको सिग्नल मिलता है, तो ये अपने आप को फोड़ता है, तोड़ता है, और फिर इसके बाद इसका एंजाइम बाहर निकालता है, और फिर इसके बाद जो डेड सेल है उसको डिग्रेड करता है, ख़त्म करता है, और वहाँ से क्या करता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है बाहर। तो यहाँ पे जो एक काम ऑटोलाइसिस का काम करता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, और एटम बम या फिर सुसाइडल बैग कहा जाता है। ये हो गया। अब इसके बाद से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में एक एग्जांपल हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के दौरान, जैसे एग है और स्पर्म का जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, तो स्पर्म अपना DNA जो है यूँ ही तो अंदर नहीं डाल सकता, यहाँ पे क्योंकि मेम्ब्रेन है तो इंटर नहीं हो पाएगा, तो इसको गलाने के लिए एक एंजाइम ऐसे सिक्रेट होगी, तो ये डाइजेस्ट हो जाएगा यहाँ से, और इसके आराम से फिर यहाँ से DNA इसमें इंटर कर जाएगा। तो यहाँ पे जो डाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है, ना कि अंदर, तो हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर। अब एक और एग्जांपल है सीड में, देखा जाता है सीड में जो प्रोटीन होगा, स्टार्च होगा, तो लाइसोसोमल एंजाइम की हेल्प से ही वो डाइजेस्ट होगा, और उसके बाद से सीड जर्मिनेट होगा। तो ये इसका फंक्शन हो जाएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम।